तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने अमर अकबर की स्टोरी लेके आया हूँ, तीन चोर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अमर अकबर सुबह नाश्ते की टेबल पर बातें कर रहे थे। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ डैडी। क्यों मेरे मोटे लाल, क्या किया है मैंने? पिछले 2 महीने से आपने मुझे न तो कोई छुट्टी ही दी है और न ही कहीं कोई सैर कराई है। अपराधियों के पीछे भागते भागते तो मैं बोर हो चुका हूँ। भागना दौड़ना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। दिन पर दिन तुम गुब्बारे की तरह फूलते जा रहे हो। मुझे डर है किसी दिन फट ना जाओ। फट जाऊँगा तो आपकी जान तो छूट जाएगी। आपके लिए तो मैं बेकार की चीज़ हूँ। तुम तो चीज़ भी नहीं हो गोला राम। मुझे तो शक है कि तुम प्राणी भी नहीं हो। लीजिए एक और महारथी आ गए। नाश्ते के वक्त आए हैं, अवश्य ही भूखे होंगे। आओ प्रधान डियर। प्रधान आकर बैठ गया। आज सुबह सुबह ही कैसे टपक पड़े मिस्टर सरकारी सांड। माइंड योर टंग। बस हो गए शुरू। तुम दोनों पिछले जन्म में जरूर एक दूसरे की सौतन रहे होगे। जब देखो लड़ते ही रहते हो। तुम्हारा यह मोटा बहुत बदतमीज है। आय हाय मेरी सभ्यता की मूर्ति। तुम तुम पर तो कुर्बान हो जाने का दिल करता है। कभी अपनी भाषा पर भी ध्यान दिया दिया है? हर वक्त मोटा मोटा कहते रहते हो। अब मोटे को तो मोटा ही कहा जाएगा। जाने दो प्रधान, आज बेचारा अकबर बहुत दुखी है। अच्छा क्या इसकी भैंस को किसी ने डंडा मार दिया है? मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा वरना बदतमीज कहलाऊंगा। निराश नहीं होते मेरे रसगुल्ले, आखिर बात क्या है? तुम तो सचमुच दुखी हो। इनकी शिकायत है कि मैं इन्हें सैर कराने नहीं ले जाता। यह तो तुम्हारी ज्यादती है अमर। समझदार आदमी अपने पालतू को सुबह और शाम दोनों समय सैर कराता है। जब मैं अपने कुत्ते टॉमी को कराता हूँ, क्या तुम मुझे कुत्ता कह रहे हो? अब मैं तुम्हें हाथी कहूँ तो भी तुम बिदक जाते हो। आज बहुत चहक रहे हो तुम, शायद भाभी के बेलन से बच गए हो। कोई बात नहीं, आज भी भाभी को फ़ोन करके तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड के बारे में बताऊंगा। यह फाउल है। तुम्हें मेरे घर में महाभारत छिड़वाने का अधिकार नहीं है। तो फिर कान पकड़ो और मुझसे क्षमा मांगो वरना मैं चला भाभी को फ़ोन करने। ठहर जाओ अकबर भाई, मैं तो मजाक कर रहा था प्यारे। सॉरी, वेरी सॉरी। अकबर ठहर गया। चलो तुम दोनों में सुलह तो हुई। हाँ तो प्रधान डियर अब बताओ कैसे आना हुआ? यारों से मिलने आया हूँ भाई। नेशनल म्यूजियम जा रहा था, सोचा तुम दोनों को भी साथ लेता जाऊँ, थोड़ी सैर हो जाएगी। विचार तो अच्छा है लेकिन सैर के लिए तुम म्यूजियम ही क्यों जा रहे हो? सुरक्षा प्रबंध देखने के लिए दिन में एक बार वहाँ राउंड लगाना पड़ता है यार। तुम लोग चल रहे हो या मैं जाऊँ? चल रहे हैं। टहलते हुए वह म्यूजियम के बीच बने गोल हॉल में पहुँचे। वहाँ काफ़ी भीड़ है। वह वह तीनों भी भीड़ में शामिल हो गए, जहाँ एक गाइड दर्शकों को बता रहा था यह सारे सिक्के सोने के हैं, लेकिन इनका असल महत्व सोने के होना नहीं बल्कि प्राचीन होना है। यह सिक्के मुगल काल के हैं। कुछ देर बाद जब वह म्यूजियम से बाहर निकले, सोने के वह सिक्के सचमुच बहुमूल्य हैं। हाँ, जब से सिक्के म्यूजियम में आए हैं हमें अपने सुरक्षा प्रबंध काफ़ी कड़े करने पड़े हैं। क्या किसी ने उनको चुराने की कोशिश की थी? अभी तक तो नहीं, लेकिन हमें तो सावधान रहना ही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उन सिक्कों का मूल्य करोड़ों में मिल सकता है, इसलिए कोई भी सनकी अपराधी उन्हें चुराने का प्रयास कर सकता है। अरे छोड़ो यार, तुम्हारे जैसे कर्मठ पुलिसकर्मी के होते भला किसकी मजाल है जो उन सिक्कों की ओर आंख उठाकर भी देख सके। तोप से नहीं उड़ा दोगे उसे? ओए मोटे, तू फिर पंगा ले रहा है। रिलैक्स प्लीज़, अब यहाँ भी लड़ना मत शुरू कर देना। मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, मैं भी नहीं लड़ रहा। चलो पुलिस स्टेशन चलकर तुम लोगों को बढ़िया चाय पिलवाता हूँ। प्रधान ने जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। रात को म्यूजियम की इमारत अंधेरे में डूबी खड़ी थी। मुख्य द्वार के सामने गार्ड्स मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। पिछली और इमारत में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं था, इसलिए उस और पहरा भी नहीं था। फिर भी सिपाही रात में 2 बार उस और गश्त लगा लेते। इस तरफ से म्यूजियम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, पहली बात तो इस दीवार पर चढ़ना ही कठिन है, और अगर कोई चढ़ भी जाए तो ऊपर गुंबद इतना ढलानदार है और चिकना है कि गुंबद पर चढ़कर रोशनदान तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए तो इस और ज़्यादा पहरा नहीं दिया जाता। बातें करते हुए सिपाही गली से निकल गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद दीवार में लगे पाइप के बिल्कुल नीचे बने मैन होल का ढक्कन धीरे से ऊपर उठा और फिर एक नकाबपोश बाहर निकल आया। उसके पीछे ही 2 नकाबपोश और बाहर निकले। सिपाही 2 घंटे बाद ही दोबारा इधर आएंगे। हमें
इससे पहले ही अपना काम निपटाना होगा। तुम ऊपर जाओ, हम यहीं रुकते हैं। नकाबपोश नंबर 1 ने रस्सी का सिरा अपनी कमर से बांधा और दूसरा सिरा नीचे ही छोड़कर पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। कुछ ही क्षण में वह ऊपर पहुंच गया। अब सबसे कठिन काम अंजाम देना है। उसने अपने थैले से रबड़ के बने 4 प्याले नुमा घेरे निकाले। 2 प्याले उसने अपने दोनों घुटनों पर फिट कर लिए। दोनों हाथ में भी उसने रबर के प्याले हथेलियों में फिट किए। इनकी मदद से मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। फिर उसने गुंबद पर चढ़ना शुरू किया। चौपाई की तरह वह गुंबद पर चढ़ता जा रहा था। 15 मिनट की मेहनत के बाद वह ऊपर रोशनदान के निकट पहुंच गया, जहां थोड़ा समतल स्थान था। अब उसने हाथों पर बंधे प्याले उतारे और एक प्याला रोशनदान के गोल शीशे पर चिपका दिया। इस प्याले में एक पतली डोरी भी बंधी थी। फिर शीशा काटने वाली कलम निकाली और शीशा काटने लगा। शीशा कट गया, लेकिन प्याले के साथ चिपका होने के कारण नीचे नहीं गिरा। अगले पल डोरी के सहारे उसने शीशे को नीचे हॉल के फर्श पर धीरे से रख दिया। अब उसने कमर पर बंधी रस्सी को झटका देकर नीचे खड़े अपने साथियों को सिग्नल दिया। नीचे से रस्सी कसकर पकड़ ली गई। रस्सी के सहारे वह रोशनदान में उतरकर लटक गया। नीचे खड़े नकाबपोश धीरे धीरे रस्सी छोड़ रहे थे। बहुत धीरे छोड़ो। हाँ। रस्सी में लटका हुआ नकाबपोश धीरे धीरे फर्श के निकट पहुंच रहा था। पहुंच गया नीचे। फर्श पर पहुंचते ही वह तेजी से शोकेस की ओर लपका। शीशा काटकर उसने सिक्के अपने बैग में भर लिए। रोशनदान के नीचे पहुंचकर उसने रस्से द्वारा पुनः सिग्नल दिया, खींचो, जल्दी खींचो। गुंबद के भीतर वह नकाबपोश कुएं से निकाले जाने वाले ढोल की तरह ऊपर खींचा आ रहा था। रोशनदान से बाहर निकलकर वह गुंबद पर फिसलता हुआ छत पर जा पहुंचा और फिर पाइप के सहारे उतरकर अपने साथियों से जा मिला। काम हुआ? हाँ, तो चलो। फुर्ती के साथ रस्सी लपेटने के बाद तीनों मैन होल में प्रविष्ट हो गए। कुछ देर बाद म्यूजियम से आधा मील दूर एक गली में वह तीनों बाहर निकले। गली के बाहर उनकी कार खड़ी थी। सुबह के समय जब सफाई के लिए म्यूजियम को गोल हॉल खोला गया, अरे हे भगवान, सिक्का कहाँ गए? कुछ ही क्षण बाद पुलिस की गाड़ियाँ म्यूजियम की ओर दौड़ रही थी। अकबर ने सुबह का अखबार अमर के सामने रखते हुए कहा, लीजिए, इंस्पेक्टर प्रधान की खटिया खड़ी हो गई है। क्या हुआ? नेशनल म्यूजियम से सोने के वह सिक्के चोरी हो गए हैं। यानी अपना इंस्पेक्टर मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि म्यूजियम का सुरक्षा प्रबंध उसी के हाथ में था। यह तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बुरा तो हुआ, पता नहीं बेचारा प्रधान किस हाल में होगा। अमर ने तुरंत ही इंस्पेक्टर प्रधान से फ़ोन पर संपर्क करना चाहा, मगर वह नहीं मिल सका। प्रधान न तो पुलिस स्टेशन में है और न ही घर पर। कहाँ चला गया? उसी रात 10 बजे विक्ट्री बार के सामने टैक्सी ड्राइवर भोलाराम अपनी टैक्सी में बैठा था। कबूतर जा जा। वास्तव में भोलाराम थोड़ा नशे में था। तभी बार से एक व्यक्ति नशे में लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। टैक्सी, मिल गई सवारी। उसने निकट जाकर टैक्सी रोकी। ओह, यह तो चंदूलाल है। मार्केट में इसकी मोटर पार्ट्स की दुकान है। सूर्य किरण बिल्डिंग चलो, जो पार्क रोड पर है। अच्छा साहब। टैक्सी रवाना हुई तो चंदूलाल सीट पर सिर टिकाकर ऊँघने लगा। वाह, काफ़ी नशे में है। शराब तो मैंने भी पी है, लेकिन इसकी तरह टुन्न नहीं हूँ। कुछ देर बाद उसने सूर्य किरण बिल्डिंग के सामने टैक्सी रोकी। उतरिए साहब। ओह, सो गया है। भोलाराम ने नीचे उतरकर दरवाज़ा खोला। साहब उठिए, आए। चंदूलाल बाहर निकला, मगर लड़खड़ा कर गिरने लगा। अरे संभालिए साहब, वह बहुत चढ़ गई है आज। ज़्यादा पी ली होगी आपने। तो तुम मुझे मेरे फ्लैट तक पहुंचा दो, 7वीं मंजिल पर है। भोलाराम उसे सहारा देकर इमारत के भीतर ले गया और लिफ्ट के द्वारा 7वीं मंजिल पर लाया। वह सामने वाला फ्लैट है। यह चाबी, दरवाज़ा खोल दो। भोलाराम ने चाबी लेकर दरवाज़ा खोला तो चौंक पड़ा। आए, यह अंदर कौन बैठा है? वह व्यक्ति उछलकर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ चंदूलाल को? इन्होंने तो बहुत पी ली है। मेरी टैक्सी में आए हैं। डैम इट, चलो अंदर आओ। चंदूलाल को भीतर खींचकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अरे, मेरा किराया भी नहीं दिया। खटखट, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा तुरंत ही नहीं खुला। इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। तभी, क्या बात है साहब, मेरा किराया? उस व्यक्ति ने जेब में हाथ डालकर पर्स निकाला। पर्स के साथ ही एक सिक्का निकलकर नीचे गिरा। भोलाराम ने सिक्का उठाया। साहब, आपका सिक्का शायद सोने का है, इधर लाओ। फिर उसने 100 रुपये का नोट भोलाराम की ओर बढ़ा दिया।
अपने पास छुट्टा नहीं है साहब, सब ले जाओ। लेकिन तुरंत ही फिर दरवाज़ा खुला। तुम कहाँ रहते हो ड्राइवर, अपना पता बता दो, हमें अक्सर टैक्सी की ज़रूरत पड़ती है। भोलाराम ने अपना पता बता दिया और वापस चल दिया। नीचे अपनी टैक्सी में पहुंचकर ओह याद आ गया, उसकी तस्वीर मैंने अखबार में देखी थी। हे भगवान, यह तो जेल से भागा हुआ कैदी है। अखबार में उसका नाम राका लिखा था। भोलाराम एक शराब खाने में आ बैठा। उसने 2 पैग और पिए। क्या मुझे राका के बारे में पुलिस को सूचना देनी चाहिए? नहीं, पुलिस के लफड़े में पड़ना ठीक नहीं है। यह बात अमर बाबू को बतानी चाहिए, वह जासूस है, अक्सर मेरी टैक्सी में बैठते हैं। मैं राका के बारे में उन्हें बता दूंगा, फिर वह पुलिस को बता देंगे। 11:30 बजे भोलाराम को आया देखकर अमर ने हैरत से कहा, अरे इतनी रात में मुझसे क्या काम पड़ गया भोलाराम? एक खबर है साहब, आपके लिए एक खबर लाया हूँ। भोलाराम नशे में झूम रहा था। तुम तो बहुत नशे में हो, इस वक्त जाओ, सुबह आकर बात करना। नहीं साहब, मेरी बात अभी सुन लीजिए, मैंने उसे देखा है। किसे देखा है? राका को। वह जेल तोड़कर भागा है, बहुत बड़ा बदमाश है, उसे पकड़ लीजिए साहब। ओह भोलाराम, तुम नशे में न जाने क्या कह रहे हो। अगर तुमने किसी अपराधी को देखा है तो जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो। मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा साहब, आपको बता देता हूँ। सूर्य किरण बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर चंदूलाल के घर में राका छुपा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। जाता हूँ साहब, लेकिन आप उसको पकड़ लेना। भोलाराम चला गया। अमर ने उसकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह अपने मित्र इंस्पेक्टर प्रधान के लिए परेशान था। प्रधान न जाने कहाँ गायब हो गया था। पता नहीं वह शराबी किस राका की बात कर रहा था। आधे घंटे बाद फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। वह शराबी फिर तो नहीं आ गया, लेकिन इस बार इंस्पेक्टर प्रधान था। ओह, मैं तुम्हें सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, कहाँ गायब थे तुम? हेलो, बताता हूँ यार, अंदर तो आने दो। अब बताओ, म्यूजियम की चोरी के कारण तुम किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गए हो? समझो मुश्किल में ही पड़ गया हूँ। मेरे अफसरों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर मैंने चोर को पकड़कर वह सिक्के बरामद न किए तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओह तो तुम्हें कोई तो तुम्हें चोर का कोई सुराग मिला? सुराग तो नहीं मिला, लेकिन मैंने उसे गुप्त रखा है। मैं चोर को सावधान नहीं करना चाहता। यानी तुम चोर को पहचान चुके हो? हाँ, चोर जेल से भागा हुआ एक खतरनाक अपराधी है। उसका नाम राका है। और राका का नाम सुनकर अमर उछल पड़ा। राका? हाँ, हमें उसकी उंगलियों के निशान उस मेन हॉल के ढक्कन पर मिले हैं जिसके रास्ते वह म्यूजियम के निकट पहुंचा था। लेकिन तुम राका का नाम सुनकर चौंके क्यों? बाद में बताऊंगा, पहले तुम यह बताओ कि इतना महत्वपूर्ण सुराग तुम गुप्त क्यों रखना चाहते हो? राका बहुत चालाक अपराधी है। अगर उसे पता चल गया कि पुलिस ने उसे पहचान लिया है तो वह जहाँ छुपा हुआ है वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वह कहाँ छुपा है। तुम्हें पता है? हाँ, तुम बैठो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ठीक है। फिर अमर अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर भोलाराम के घर। उधर भोलाराम अपने कमरे में चारपाई पर बेखबर सो रहा था। खिड़की के रास्ते एक व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुआ। यह राका था। बेखबर सो रहा है, सोते में ही इसका काम तमाम कर दूंगा। इसने मेरी जेब से सोने का सिक्का गिरते देखा था। यह पुलिस को बता सकता है कि इसने चंदूलाल के फ्लैट में एक व्यक्ति के पास म्यूजियम से चोरी हुआ सिक्का देखा है, इसलिए इसका मर जाना ही अच्छा है। फिर उसने तकिया उठाकर भोलाराम के मुंह पर रख दिया और पूरी ताकत से उसका मुंह दबाने लगा। दम घुटने के कारण भोलाराम का शरीर बल खा रहा था। राका पूरी शक्ति से तकिए को दबाए हुए था। कुछ ही क्षण बाद भोलाराम का शरीर शांत हो गया काम से। इधर अमर ने रास्ते में प्रधान को भोलाराम द्वारा दी गई सूचना के विषय में बता दिया था। उस शराबी टैक्सी ड्राइवर ने तो सारा केस ही हल कर दिया है। हाँ, और मैंने उस बेचारे की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। खैर, अब उससे पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जब वह भोलाराम के कमरे में पहुंचे, वह दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है? नशे में धुत होकर सो गया होगा। इतने लेकिन इतने शोर से तो उसे जाग जाना चाहिए था। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दरवाज़ा तोड़ देते हैं। वह दरवाज़ा तोड़कर भीतर प्रविष्ट हुए। ओ गॉड, यह तो मर चुका है। हत्या!
हाँ, किसी ने तकिया इसके मुंह पर रखकर सांसें घोट दी है। यह काम राका का ही हो सकता है। राका? हाँ, हो सकता है भोलाराम ने उसे देखने के बाद कह दिया हो कि उसने राका को पहचान लिया है और राका उसके पीछे लग गया हो ताकि भोलाराम पुलिस को उसके बारे में न बता सके। तुम्हारा विचार ठीक लगता है। अब क्या करना चाहिए? आज रात ही चंदूलाल के फ्लैट पर छापा मारना चाहिए। वह शायद राका अब शायद राका वहाँ न मिले। वह बहुत चालाक है। भोलाराम ने उसे फ्लैट पर देखा था, इसलिए उसने वह जगह ही छोड़ दी होगी। अगर उसने वह जगह छोड़नी होती तो वह भोलाराम की हत्या न करता। यह हत्या उसने इसलिए की है ताकि भोलाराम किसी को फ्लैट का पता न बता सके। लेकिन उसके दुर्भाग्य से भोलाराम अपने घर आने से पहले मुझे राका के बारे में बता आया था। तो फिर उस फ्लैट पर छापा मारने चलते हैं। पहले मैं पुलिस स्टेशन फ़ोन करके सब इंस्पेक्टर धनसिंह को बुला लेता हूँ। वह भोलाराम की लाश संभाल लेगा। और प्रधान फ़ोन करने के लिए चला गया। उधर चंदूलाल के फ्लैट में चंदूलाल कहाँ है? जैकब बेडरूम में बेखबर सो रहा है। उस शराबी ने मुसीबत खड़ी कर दी है। मुझे उस टैक्सी ड्राइवर की हत्या करनी पड़ी। चलो, अब हमें कोई खतरा नहीं रहा। कुछ दिन और इस फ्लैट में छुप कर रह सकते हैं। नहीं जैकब, हम सुबह यह जगह छोड़ देंगे। चंदूलाल मूर्ख आदमी है। उसकी हरकतों के कारण हम पकड़े जा सकते हैं। मेरा विचार तो यह है कि चंदूलाल को भी समाप्त कर दिया जाए। यह क्या कह रहे हो? वह हमारा पार्टनर है, दोस्त है। हम तीनों ने मिलकर म्यूजियम में चोरी की है। यही तो गलती हो गई। हमने उस मूर्ख को अपने साथ शामिल किया। उसकी नशे की आदत हमें गिरफ्तार करा सकती है। फिर तो उसका मर जाना ही बेहतर है। मैं जाकर उसका काम तमाम कर देता हूँ और फिर सुबह से पहले ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। इधर पुलिस सूर्य किरण बिल्डिंग को चारों ओर से घेर चुकी थी। अमर इंस्पेक्टर प्रधान के साथ इमारत में प्रविष्ट हुआ। चंदूलाल का फ्लैट 7वीं मंजिल पर है, पर फ्लैट का नंबर तो मालूम नहीं है। फ्लैट नंबर उन्हें बिल्डिंग के चौकीदार से मालूम हो गया और वह लिफ्ट द्वारा ऊपर पहुंचे। तुम यहीं रुको प्रधान, मैं अकेला जाकर देखता हूं। अकेले क्यों? पुलिस की वर्दी देखकर वह तुरंत ही मुकाबले पर उतर आएगा या भागने की कोशिश करेगा और मैं चाहता हूं कि बिना खून खराबे के ही उसे पकड़ लिया जाए। लेकिन अगर उसने तुम पर हमला कर दिया तो? तुम चिंता न करो, मैं उससे निपट लूँगा। उधर फ्लैट के भीतर राका ने चंदूलाल का सोते में ही गला घोंट दिया था। मर गया साला। हत्या करने के बाद वह बेडरूम से बाहर निकला। क्या हुआ? छुट्टी कर दी उसकी। तभी ठक ठक। अरे, कौन हो सकता है? तुम बेडरूम में जाओ, मैं देखता हूँ। जैकब उठकर भीतर चला गया। राका ने दरवाजे के निकट जाकर पूछा, कौन है? तार वाला मिस्टर चंदूलाल के लिए टेलीग्राम है। ओह। राका ने दरवाजे की कुंडी हटाई, तभी बाहर से दरवाजा को धक्का दिया गया। धक्के के कारण राका नीचे जा गिरा था। उठने की कोशिश मत करना राका। कौन हो तुम? सटाप, पहले यह बताओ, यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन है? कोई नहीं है। चंदूलाल कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या तुम पुलिस के आदमी हो? अगर तुमने उठने की कोशिश की तो खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। तभी बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। अमर ने आँख के कोने से दरवाजे में हरकत होते देख ली थी। तुरंत ही उसके रिवॉल्वर ने शोला उगला। धाएं। अमर का ध्यान दूसरी तरफ जाते ही राका ने टांग चलाई। अमर के गिरते ही राका उछला और उससे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगा। बेडरूम के दरवाजे से जैकब अपना घायल हाथ थामे बाहर निकला और पिस्तौल उठाने के लिए झुका। तभी प्रधान भीतर प्रविष्ट हुआ। ठहरो। जैकब ने हाथ उठा लिए, लेकिन राका अमर से लिपटा हुआ था। अगर गोली चलाता हूँ तो अमर को भी लग सकती है। तभी अमर ने राका को अपने ऊपर से उछाला। प्रधान ने स्थिति का लाभ उठाते हुए फायर किया। धाएं। उसी क्षण बहुत से पुलिस वाले भीतर घुस आए। दोनों बदमाशों को काबू कर लिया गया। फ्लैट की तलाशी लेने पर चंदूलाल की लाश मिली और एक बैग से म्यूजियम से चुराए गए सिक्के भी बरामद हो गए। यह लाश और सिक्के राका को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त सबूत है। इसके फांसी चढ़ने से मुझे खुशी होगी, लेकिन बेचारे भोलाराम की मौत का मुझे बहुत दुख है। मुझे भी भोलाराम के कारण यह अपराधी गिरफ्तार हुआ है। बेचारा भोलाराम। अब इनको पुलिस स्टेशन भिजवाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अमर। तुम्हारी सहायता से ही मुझे सफलता मिली है दोस्त। समाप्त।